This conference will now be recorded. कल हमने वमन विरेचन विधि अध्याय का पेयादि संसर्जन कर्म या क्रम तक भाग अध्ययन किया था। उससे आगे की चर्चा आज हम करेंगे। खास करके हमने यह देखा कि वमन हो या विरेचन हो, उसका लाभ तभी होगा जब पूर्व कर्म अच्छे से होंगे, प्रधान कर्म अच्छा से होगा, सम्यक योग होगा, और उसके बाद पश्चात कर्म जो वर्णन किया है, धूमपान है, संसर्जन क्रम या कर्म है, तभी फायदा जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। संसर्जन क्रम का हेतु भी हमने देखा था, क्योंकि अग्नि मंद रहेगा या शेष दोष का पाचन के लिए अग्नि की आवश्यकता है, उसके लिए गुरु आहार हम नहीं देंगे। तो वहां पे हमने कल समराइज किया था लास्ट में कि जैसे बाहर अग्नि वृद्धि के लिए हम पहले क्या करते हैं, जैसे हमें थोड़ा बहुत उसमें ड्राई घास फूस लेते हैं, उसको पहले अग्नि का एक कण या बिल्कुल सूक्ष्म अग्नि रहता है, उसको थोड़ा सुलगाते हैं, बाद में उसके ऊपर वनोत्पल या मराठी गौरी म्हणतो अपन, ड्राई काउ डंग उस पर रखेंगे, फिर वो और थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर छोटी छोटी लकड़ियां डालते हैं सूखी हुई, फिर बड़ी लकड़ी। इस तरीके से जैसे हम बाहर अग्नि को बढ़ाते हैं, वैसे ही सुपच यानी अच्छे से पचन के लिए जो इजी है, पेया, उसके बाद में विलेपी, फिर अकृतयुष, फिर कृतयुष, फिर मांसरस, इस क्रम से हम जाठराग्नि को बढ़ाएंगे। ठीक है, इस जगह पे हमने कल व्याख्यान हमारा समाप्त किया था। उसके आगे अभी चर्चा है वह वमन और विरेचन दोनों के ही बारे में वैगिकी परीक्षा, यानी वेगों की संख्या की दृष्टि से प्रवर शुद्धि, मध्य शुद्धि और अवर शुद्धि यह डिसाइड होगा। ठीक है, तो वैसे तो परीक्षाएं जो बताई है वो लैंगिकी यानी लक्षणात्मक परीक्षाएं हैं, जैसे सम्यक योग के लक्षण है, हीन योग के लक्षण है और अति योग के लक्षण है, जो हमने उसमें से कुछ वमन के बारे में देखे हैं। अंति की परीक्षा भी हमने देख ली। अंति की परीक्षा क्या क्या देखी हमने कि वमन का अंत जो है वो पित्तांत वमन होना चाहिए, तभी वो अच्छा है। ठीक है, उसके भी लक्षण हमने देखे। तो ये होगी अंति की परीक्षा। अभी जो नेक्स्ट श्लोक हम देखने वाले हैं उसमें है वैगिकी परीक्षा। और वैगिकी की परीक्षा यानी वेगों की संख्या, कितने बाउट्स, कितने बार वो वॉमिट करता है या कितने बार वो टॉयलेट जाता है, उनकी संख्या के ऊपर वह प्रवर शुद्धि है, मध्य शुद्धि है या अवर शुद्धि है, यह हम निश्चित करेंगे। ठीक है, उसके बाद में भी एक परीक्षा आती है, वो है मानी की परीक्षा, यानी जो भी मटेरियल हमने दिया है खास करके वमन के बारे में, उसका हमने रिकॉर्ड रखना चाहिए एटलीस्ट फॉर स्टडी पर्पस। तो जितना ml हमने, जितना लीटर लिक्विड दिया है उतना बाहर आना चाहिए, एक तो पहली बात प्रैक्टिकली। और जो ज्यादा है वो दोष है, ये ध्यान में रखना है, विकृत दोष है, और वो कितने प्रमाण में हमने बाहर निकाले हैं। तो वो जो बाहर निकलेगा उसका प्रमाण, यह न कि वमन के बारे में, फिर विरेचन के बारे में भी यह बताया है। ठीक है, तो लेकिन उसमें क्या है, तो बेड पैन में या उस विशिष्ट विरेचन का जो पॉट रहता है उसमें उसकी मान परीक्षा करनी है। तो जनरल चिकित्सा में ये मानी की परीक्षा नहीं की जाती, लेकिन संशोधन की दृष्टि से ये करना आवश्यक है। ठीक है, तो हम अभी स्क्रीन शेयर करेंगे और आगे का भाग देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी हुए हैं, तो हम अभी उसके ऊपर जो नेक्स्ट हमारा वर्जन है उसको चालू करेंगे। ओके, होप सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर हुआ है ठीक से? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कृपया आप मैसेज करो। अभी देखिए यहाँ पे वेगों की संख्या के बारे में चर्चा की है। वह चर्चा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जघन्य शुद्धि, मध्य शुद्धि और प्रवर शुद्धि। तो वेगास चत्वार इष्टा वमने षडष्टव। तो हीन योग कैसे कैसे कहेंगे? हीन योग का ही सिनोनिम जघन्य योग है या जघन्य शुद्धि है। मध्य शुद्धि और अति योग यानी ज्यादा प्रमाण में वमन या विरेचन हुआ है।
ये चीज जो हम देख रहे हैं अभी, ये दोनों के लिए लागू है, वमन के लिए भी और विरेचन के लिए भी। तो खास करके वमन के बारे में बताया है, अगर 4 वेगों की संख्या आती है तो वो 4 बाउट्स, यानी वेगों की संख्या अगर 4 है तो उसको हम हीन शुद्धि कहेंगे या हीन योग कहेंगे। मध्यम योग में 6 बाउट्स आने चाहिए, 6 यानी 6 वेग आने चाहिए, और अति योग में 8 वेग आने चाहिए। ठीक है, ये बताया है। चत्वार इष्टा वमने षडस्तव, इस प्रकार से। तो ये हो गई जघन्य, मध्य और प्रवर शुद्धि वमन के बारे में। विरेचन के बारे में, अभी वमन के बारे में ये पहले समझ लीजिए आप कि भी एक बार वो समझिए 1.5 लीटर काढ़ा या कुछ द्रव है वो पी लिया उसने, और फिर वो उल्टी निकाल रहा है या उल्टी आ रही उसको। तो एक बार उसने पी लिया, समझो 8-10 गिलास पी लिए, तो 2-3-4 बार उसको आएंगे और फिर वो दोबारा चालू करेगा पीना। तो कितने बार आप उसको पिलाते हो, दैट एपिसोड इज हियर इंपॉर्टेंट, और कितनी बार वो बाहर निकाल रहा है। समझो एक बार पिलाया और निकाला उसने, तो ये एक बाउट हुआ, शायद उसमें वेग 2-3 हो सकते हैं। ठीक है ना, मध्यम शुद्धि में 6 बाउट्स आएंगे उसको, यानी आप उसको 6 बार पिलाओगे, 6 गिलास नहीं कर रहा हूं मैं, 6 बार आपको पिलाओगे उसको और 6 बार वो बाहर निकलेगा। ठीक है, शायद वो 2-3 वेग में निकलेगा, यानी 2-3 बार उसको उल्टियां निकलेगी, लेकिन उसको एक ही वेग काउंट करेंगे हम। इस प्रकार से 4, 6 और 8 ऐसे वमन के हीन, मध्य और अति योग रहेंगे। विरेचन के बारे में उसी क्रम से उन्होंने बताया 10, 20 और 30। ध्यान में रखने के लिए भी यह बहुत सिंपल है, इसको हम वैगिकी परीक्षा कहते हैं। वेगों की परीक्षा से, परीक्षा की दृष्टि से यह जघन्य या हीन योग, मध्य योग और प्रवर योग हुआ। ठीक है, अब ये 10, 20, 30 जो है, इसी में आगे दिया है, देखिए आपने, तो आधा प्रस्थ, 1 प्रस्थ और 2 प्रस्थ। अब ये प्रस्थ जो है ये मान है, इसी को मानी की परीक्षा कहते हैं। मान यानी प्रमाण। ओके, तो ये हो गए सभी, अभी मैंने आपको जैसे बताया, ये हो गए वैगिकी की परीक्षा और मानिकी परीक्षा के बारे में विवेचन। ठीक है, आगे बताया है पित्तावसानम वमनम विरेकादर्धम कफांतम च विरेकम आहु। इस श्लोक में खास करके जो बताया है वो है अवधि और मान के बारे में। अब अवधि यानी क्या है, देखिए आप, पित्त के निकलने तक वमन हमने कराना चाहिए। पित्तावसानम वमन, यानी वमन कैसे होना चाहिए, तो ये हो गई अंति की परीक्षा। अभी इस श्लोक में क्या बताई है, अंति की परीक्षा कहेंगे उसको। वो प्रोसीजर, वो जो मुख्य कर्म है, प्रधान कर्म है, वमन है या विरेचन है, यहाँ पे वमन के बारे में बता रहे हैं, वो किससे अंत हो रहा है, किससे खत्म होना चाहिए। पित्त के निकलने तक अगर हम वमन कराते हैं तो उसको सम्यक योग कहेंगे। इस वमन द्रव का मान जो है वो विरेचनों में निकलने वाले मल से आधा भार होना चाहिए। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने बताया, इससे पहले जो हमने ये श्लोक देखा है, देखिए इसमें विरेचन के लिए क्या बताया है कि हीन योग में आधा प्रस्थ निकलना चाहिए, मध्य योग में 1 प्रस्थ निकलना चाहिए, और अति योग में 2 प्रस्थ निकलने चाहिए। तो यही वमन के बारे में जो मान है, मानी की परीक्षा है, वो कैसी होनी चाहिए, विरेकाद अर्धम, यानी विरेचन से आधा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में आए आपको, यानी उसमें जो मटेरियल निकलेगा वो पहले में आधा प्रस्थ नहीं रहेगा, उसको हीन योग नहीं कहेंगे, पाव प्रस्थ रहेगा। मध्यम योग किसे कहेंगे, आधा प्रस्थ रहेगा। अति योग किसे कहेंगे, 1 प्रस्थ रहेगा। अभी आप बोलोगे कि भाई 1 प्रस्थ जो है यानी वो कम से कम हो जाएंगे 750 ग्राम। ठीक है, अति योग के बारे में अगर चर्चा करें तो 750 ग्राम से ज्यादा तो उसने पी लिया। ठीक है, वमन के बारे में अगर हम चिंता कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं तो, लेकिन ये जो है जितना उसने पिया और जितना निकाला, सो जो जितना द्रव निकाला टोटल, उसको माइनस करेंगे जितना पिया, तो वो रहेगा उसका एक्चुअल दोषों का प्रमाण। और उसके बारे में ये बता रहे हैं
कि वो कैसे होगा। वमन के बारे में बताए तो मानी की परीक्षा, हीन योग पाव प्रस्थ, मध्यम योग आधा प्रस्थ और अति योग एक प्रस्थ। ठीक है, हम यह बात ध्यान में रखें। तो ये बता दिया कब उन्होंने विरेकाद अर्धम, एक तो अंति की भी बता दिया और मानी की भी यहाँ पे वमन का बता दिया जो रह गया था पिछले श्लोक में। कफांतम च विरेकम आहु, अभी विरेचन के बारे में बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं कि विरेचन कैसे होना चाहिए। तो वो विरेचन जो है वो कफांत होना चाहिए, यानी लास्ट में कफ निकलना चाहिए, विरेचन दे रहे हैं आप तो ये जो है वो किस प्रकार से, लेकिन उसको हम मेजर करें, क्योंकि वमन के बारे में ठीक है कि आपने उसको द्रव दिया, कुछ दूध पिलाया और कुछ निकाल रहा है वो, लेकिन विरेचन के बारे में तो वो गुदा भाग से निकलेगा ना, एनल रूट से निकलेगा, तो उस वक्त फीकल मटेरियल भी बाहर निकलता है, तो उसको संख्या में काउंट करना है क्या। ये जो बताई है विरेचन की संख्या जो यहाँ पे बताई है 10 वेग 20 वेग और 30 वेग, ये जो संख्या है तो ये कैसे गिननी चाहिए, तो पहले वेग से नहीं गिनना है, तो उसमें से पहले जो 2 और 3 है द्वित्रान, ओके, उसमें ये जो श्लोक बताया है द्वित्रान स विटका सॉरी विट अनपनीय वेगान मेयम विरेके वमने तु पीतम। तो ये जो है तो पहले 2 से 3 वेग जो है वो फीकल मटेरियल से ज्यादा रहेंगे तो उसको छोड़ना है, और फिर आगे के वेग जो है वो काउंट करने हैं, तो वहां से नंबर रहेगा। और वमन का कैसे काउंट करना है वो बताते हैं, वो काउंट करना है कि जो पिया है उसको माइनस करना है, ऐसा उन्होंने उसमें बता दिया। ठीक है, आगे जाएंगे, अभी विरेचन की विधि जो है वो इन डिटेल यहाँ पे शुरू की है। अभी देखिए ये जो उन्होंने भार मापन या मानी की परीक्षा बताई है वो संशोधन की दृष्टि से तो बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, या फिर कुछ कुछ रुग्ण या व्यक्ति जो है वो ज्यादा जिज्ञासु रहते हैं, जो मैंने पिया वही निकला या जो मैंने खाया वही विरेचन में निकला, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं, इसलिए उनको भी ये समझाने के लिए आवश्यक है, विश्वास दिलाने के लिए आवश्यक है। फिर भी ग्रंथों में लैंगिकी वैगिकी मानिकी अंतिकी यह विविध परीक्षाएं बताई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा है वो लैंगिकी यानी लक्षणात्मक परीक्षा है। और वाग्भट जी ने कुछ समय पहले, कुछ श्लोक के पहले जो लक्षणात्मक परीक्षाएं बताई वो बहुत सा अनुसरण जो किया है उन्होंने, वो चरक सिद्धिस्थान पहले अध्याय में जो लक्षण बताए हैं सम्यक वमन के या सम्यक विरेचन के, उसको अनुसरण किया है। जैसे चरक ने विरेचन के लक्षण बताए हैं, स्रोतों की विशुद्धि, इंद्रियों की निर्मलता, शरीर में हल्कापन, उत्साह की प्राप्ति, अग्नि प्रदीप्त होना, और जो व्याधि है आपका वो कम होना, क्रमशः मल पित्त कफ और अपान वायु लास्ट में निकलना चाहिए। ये जो चरक सिद्धि स्थान पहले अध्याय में लक्षण बताए हैं यह सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, और ज्यादा से ज्यादा जो आयुर्वेद उपचार करने वाले डॉक्टर्स है वो लैंगिकी परीक्षा के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। अभी आगे जो आपके सामने स्क्रीन पे श्लोक दिखाई दे रहा है, अथयनामितं भूयाः स्नेह स्वेदोपपादितं श्लेष्म काले गते ज्ञात्वा कोष्ठम सम्यक विरेचेत। तो ये जो श्लोक है सम्यक विरेचेत ऐसा होना चाहिए, वो संयक वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वो किस तरीके से है देखिए, वमन के बाद आपने विरेचन करना है, वो कैसे करे, वमन कराने के बाद क्या हुआ, आपने संसर्जन क्रम उसका पूर्ण हुआ है, यानी जो भी कितना संसर्जन क्रम हुआ है जितना स्नेहपान का अवधि है उतना ही। ठीक है, समझो 5 दिन स्नेहपान हुआ है, छठे दिन उसको वमन किया हमने, और 7 8 9 10 और 11 इस तक उन्होंने संसर्जन कर्म किया हमने उस व्यक्ति का। फिर 12वें दिन से स्नेहपान और स्वेदन उसका चालू होगा विरेचन के लिए, यही सीक्वेंस होना चाहिए। चरकाचार्य जी ने भी चरक सिद्धिस्थान पहले अध्याय में जो सीक्वेंस बताया है वो उसी तरीके से है। ठीक है, तो ये चीज महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि वमन कराने के बाद पुनः विधि पूर्वक स्नेहन स्वेदन करा के श्लेष्म काल बीत जाने के बाद, यानी प्रातः काल, श्लेष्म काल
हमें पता है वयोरात्रि भुक्तानाम तीन मध्याधिका क्रमात् अह यानी दिन की जो शुरुआत है वो कफ प्रधान है, दिन का जो बीच वाला हिस्सा है जिसे हम दोपहर या आफ्टरनून कहते हैं वो पित्त प्रधान है, और शाम की दिन ढलते वक्त की जो स्थिति है वो वात प्रधान है। तो श्लेष्म काल बीत जाने के बाद अगर 6 बजे सूर्योदय होता है और 4-4 घंटों का हमने डिवीजन किया तीनों दोषों की प्रधानता सृष्टि के चक्र के अनुसार दिन के, तो पहले 6 बजे से सुबह सुबह 10 बजे तक ये कफ प्रधान अवस्था है, 10 बजे से 2 बजे तक ये जो है वो पित्त प्रधान अवस्था है, और 2 बजे से 6 बजे तक ये वात प्रधान अवस्था है। ठीक है, तो इस दृष्टि से हम विचार करें तो यहाँ पे हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको 10 बजे के बाद विरेचन देना है, और कफ के लिए वमन कब देना है तो वो श्लेष्म काल में देना है, यानी 10 बजे के पहले वो पूरा प्रोसीजर खत्म होना चाहिए। यह बात हमने ध्यान में रखनी है। तो यह श्लेष्म काल बीत जाने पर श्लोक के ऊपर हम गौर करते हैं, अथवा स्वस्थ पुरुष के कोष्ठ का विचार करके, कोष्ठ कैसे है मृदु मध्य क्रूर इत्यादि, इस प्रकार से विरेचन योग जो है औषधि जो है वो डिसाइड करते हैं। यानी मृदु कोष्ठ है तो उसको माइल्ड ऐसा उसको रेसिपी या औषध लगेगा, मध्यम कोष्ठ है तो मीडियम क्वालिटी का या प्रॉपर्टीज का उसको मेडिसिन लगेगा, और क्रूर कोष्ठ है तो उसको तीव्र रेचक यानी विरेचन करना वाला औषधि लगेगी। ये सबसे ध्यान देने योग्य बात है। और इस तो डोजेस जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे, या सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर परगेटिव हर्ब या फॉर्मूला वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो रुग्ण की कोष्ठ के अनुसार यह यहाँ पे बताया है, कोष्ठम सम्यक विरेचये, तो कोष्ठ के अनुसार ही उसको हमने विरेचन औषधियां देनी है। तो ठीक है, तो ये आगे श्लोक आता है फिर, बहुपित्तो मृदु कोष्ठ क्षीरेण अपि विरेचति। अभी कोष्ठ के दृष्टि से एक एक कोष्ठ का मार्गदर्शन किया है। मृदु कोष्ठ कैसे है, जिस पुरुष के शरीर में पित्त दोष की प्रधानता है, ठीक है, उसे मृदु कोष्ठ वाला कहते हैं। और वहां पे उदाहरण भी दिया, बहुत प्रैक्टिकल क्लिनिकल एप्लीकेशन हम इजीली कर सकते हैं, ऐसा मार्गदर्शन हमें वाग्भट में जगह जगह पे मिलता है। समझिए आपने क्षीरेण अपि विरेचति, यानी उसको अगर दूध भी दिया गाय का आपको उस व्यक्ति को, तो उसको विरेचन हो जाता है। तो इससे निश्चित होता है मृदु कोष्ठ, क्योंकि रुग्ण तो आपको आके बताया नहीं, व्यक्ति तो आके आपको बताएगा नहीं कि मेरा मृदु कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, कोष्ठ मेरा क्रूर कोष्ठ है, तो वो आपको अनुमान से जानना है। इसके लिए हमें उसको कंसल्टिंग के वक्त ये प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि आपको दूध पीने के बाद कुछ तकलीफ होती है क्या, तो एक आध दूसरा व्यक्ति कहता है हाँ मेरे को तुरंत जुलाब चालू हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो व्यवहार में हमें लानी है। और क्रूर कोष्ठ किसे कहेंगे, हम आगे बताया है, क्रूर कोष्ठ के लिए प्रभुत मारुता, वात दोष की उसमें प्रधानता होती है तो उसको क्रूर कोष्ठ कहेंगे। और उसके लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हर्ब्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे वहां पे बताया है कृच्छ्रादि शामादि कहीं अपी, कृच्छ्राद यानी ऐसे व्यक्ति को हमें निशोत्तर, ठीक है, जिसे काली निशोत्तर श्यामा बताया है, तो निशोत्तर के दो प्रकार आते हैं, श्वेत और श्याम। तो उसमें से काली निशोत्तर जो है, श्याम निशोत्तर जो है वो ज्यादा तीक्ष्ण है, इसलिए उसका प्रयोग करना चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी उस व्यक्ति को कृच्छ्राद यानी कम ही उसको परगेशन या रेचन होता है, यानी इतना उसका क्रूर कोष्ठ रहता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। आगे बताएंगे, कषाय मधुरै ही पित्ते विरेका कटुकै ही कफे ही स्निग्ध उष्ण लवनै ही वायो। अभी देखिए ये हमारे ग्रंथों का वैशिष्ट्य है कि द्रव्य तो बताए उदाहरण के लिए, लेकिन द्रव्यों का सिलेक्शन जो है वो हमेशा वो लॉजिकल बताए है कि अगर पित्त प्रधान व्याधि है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या देना चाहिए, क्वाथ फॉर्म में मेडिसिन देना चाहिए, यानी डिकॉक्शन देना चाहिए। और एक चीज है कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, क्वाथ फॉर्म में नहीं, इसको हम थोड़ा करेक्ट करेंगे, उसको
जो देना है वो कषाय रसात्मक और मधुर रसात्मक जो परगेटिव या रेचक द्रव्य है उनको देना है। कफज विकारों में खास करके कटुरस यानी तीखा पंजंट, यह टेस्ट हमने यूज करना है विरेचन के लिए। और वातज विकारों में स्निग्ध विरेचन हमें देना पड़ेगा और उष्ण वीर्य, उस द्रव्य का वीर्य जो है उष्ण होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा लवण रस भी हम डालेंगे। इस दृष्टि से यह जो उष्ण और लवण होने की वजह से और अंशियस यानी ऑयली होने की वजह से, स्निग्ध होने की वजह से वो वात दोष का निर्हरण करेगा। इस प्रकार से गुणात्मक भी विवेचन रसा की दृष्टि से हमें ग्रंथकार ने बताया है। आगे जाएंगे, अभी इसके बाद क्या होता है। अभी ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें आगे बताई है कि उत्थाने अल्पे दिने तस्मिन् भुक्त्वा अन्यद्यो पुनः पिबेत इत्यादि। यानी आपने विरेचन औषधि कैसे देना है, पोस्ट के अनुसार देना है, उसका भी मार्गदर्शन आया। हाँ, कौन से रसात्मक आप द्रव्य उपयोग कर सकते हो वह बताया। उसके बाद में वो बताते हैं कि अगर इस स्थिति में कभी कभी उत्थाने के पहले और एक श्लोक होगा, वो शायद हाँ, अप्रवृत्तो तो पाए। अगर यह औषधि देने के बाद भी अगर उसको जुलाब या रेचन चालू नहीं होता है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, इसको हम विरेचक उपाय कहेंगे। तो औषध प्रयोग करने पर भी अगर विरेचन न हो तो उसको जल पिलाने के लिए कोष्ण जल यानी गर्म पानी, सहन हो सके इतना गर्म पानी देना चाहिए और उसको हाथों से पेट को सेकना चाहिए, ऐसा बताया। स्वेदेत अस्य पानी तापेन च उदरम, तापस्वेद जो हमने 2 दिन पहले देखा था प्रकार, तो आपने घर्षण करके या अपने हाथ खुद गर्म करके उसको उदर पे लगाने हैं। तो इसके वजह हम उसको हॉट वाटर बैग भी दे सकते हैं ताकि उसके इंटेस्टाइन्स में, अपने पेट में उसकी जो क्रियाएं हैं विरेचन द्रव की वो थोड़े से एक्सलरेट हो सके, उसको थोड़ा वेग आ सके। और ये बार बार पीना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। आगे जो बताया है वो फिर आ गया और उसके थोड़े से डिटेल्स। पुनः विरेचन कब देना चाहिए, अगर ये हो गई विरेचन, अगर वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, थोड़ा सा उसको गति देना है तो गर्म पानी और हाथ से पेट को सेकना है, ये चीज बता दी। आगे बताए हैं अगर ऐसा होए कि उसको कम ही विरेचन हो जाए, यानी हमें अपेक्षित जो वेगों की संख्या है, प्रमाण है, वो ना आए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अल्प मात्रा में भी उसको विरेचन हो तो उस रात्रि में उसको थोड़ा सा हल्का आहार दे। यानी जैसे हम कह सकते कि भाई खिचड़ी, मूंग की खिचड़ी पतली सी, वो खिलाकर दूसरे दिन फिर उसको विरेचन औषधि देनी है। और वो जो औषध देंगे हम उसको उदर प्रदेश में भली भांति यानी अच्छे प्रकार से स्नेहन करके, एक्सटर्नल स्नेहन, बाह्य अभ्यंग एब्डोमेन को करना है उस व्यक्ति के, और फिर भी उसको विरेचन नहीं हुआ तो 10 दिन के बाद फिर विरेचन कराए। लक्षात घ्या, ध्यान में रखिए, यहाँ पे एक बात है कि उसको अल्प मात्रा में विरेचन हुआ है तो उसको नेक्स्ट डे तुरंत देना है और शाम को उसको खाने के लिए बिल्कुल सादा आहार देना है या हल्का आहार देना है। और दूसरे दिन उसको फिर विरेचन औषधि देनी है और उस वक्त उसको उदर स्थान पे स्नेहन करने के लिए, स्थानिक स्नेहन या अभ्यंग करने के लिए कहा है। उससे भी उसको विरेचन अगर नहीं होता है तो फिर 10 दिन का अवकाश देके फिर विरेचन औषध देना चाहिए। लेकिन यह विरेचन उसको डायरेक्टली नहीं देंगे, तो वहां पे उन्होंने बताया स्नेह स्वेदय ही विरेचनम, यानी 10 दिन होने के बाद वो प्रॉपर फिर पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, इसी विधि से उसको विरेचन करेंगे, न कि डायरेक्टली उसको विरेचन औषध देंगे। ठीक है, तो स्नेहन स्वेदन फिर आवश्यक रह जाएगा। आवश्यकता अनुसार सम्यक स्निग्धता और सम्यक स्वेदन के लक्षण होने तक 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन उसको स्नेहन स्वेदन कराएंगे और फिर उसको विरेचन औषधि देंगे। यह कब करना है, 10 दिन बाद। ठीक है, और इस प्रकार से उसका हमने प्रैक्टिकली उसको यूज करना चाहिए। जाएंगे आगे। अभी पहले बताया है कि विषम योग अगर आते हैं तो उसको क्या करे, विषम योग के लक्षण बताए।
वो क्या है देखिए। अभी सबसे पहली बात, ग्रंथकारों ने जो शब्द बताया है वो बताया है अयोग लक्षणम। सबसे पहले जो बताए हैं, देखिए इस श्लोक में पहले रुद्र कुक्षी इत्यादि जो श्लोक है, ठीक है, वहां पे ये मैंने कर्सर लगा दिया, अयोग लक्षणम, यानी रुद्कुक्षी से जो शुरू है वो अयोग के लक्षण है। और वो कौन कौन से है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या क्या है। अयोग के लक्षण, अयोग यानी क्या है, हीन योग, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हुआ है विरेचन, कम मात्रा में हुआ है। वह कैसे जानना है लक्षणों से, तो हृदय और उदर इस जगह पे शुद्धि का न होना, तो यहाँ पे जड़ता या गुरुता उस व्यक्ति को महसूस होती है और भारीपन परिचिति उसको रहती है। उसके बाद में अन्य लक्षण बताए हैं, अरुचि, कफ, पित्त, ये बाहर निकले, मिचली जैसी उसको रुल्लास यानी नौशिया जैसा फीलिंग उसको आएगा हमेशा। शरीर पे, बदन पे खुजली होगी, जलन महसूस होगी, शरीर में भिन्न भिन्न पीटिकाओं की उत्पत्ति होगी, प्रतिशाय यानी उसको सर्दी महसूस होगी या साक्षात सर्दी के लक्षण होंगे, अपान वायु, मूत्र, पुरीश, इनकी जो प्रवृत्ति है वो ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगी, यानी क्लीन बाउल मूवमेंट नहीं रहेगा। मूत्र प्रवृत्ति के वक्त भी उसको रुक रुक कर होगी, जैसे मराठीमध्ये आपण उन्हाळा लागणं म्हणतो उस तरीके से, और कॉन्स्टिपेशन तो उसको रहेगा ही। और गैसेस जो है वो शरीर में ऑब्स्ट्रक्टेड रहेंगे, वो पास नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी अयोग की या हीन योग की। उसके बारे में बाद में जो श्लोक आया है, योगो वैपरीत्ये यथो उदिता, संयोग के लक्षण क्या है, तो ऊपर जो हीन योग के लक्षण बताए उसके विपरीत जो लक्षण है वो बताए, और इसी को वाग्भटाचार्य की विशेषता है। तो वो ग्रंथ विस्तार कम करने के लिए इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग करते हैं, जैसे वातवृद्धि और कफक्ष, ठीक है ना, ये लक्षण सिमिलर है, या वातक्षय कफ वृद्धि, यहाँ पे भी उन्होंने संक्षेप किया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ग्रंथ का आकार कम हो जाता है। आगे जाएंगे तो आगे जो बताए हैं वो अति योग के लक्षण बताए हैं। वो कहां से शुरू होते हैं, तो विट पित्त कफ वातेषु लेके तथा अति वमनामया, यहाँ तक। तो इस 40 से लेके 42 श्लोक का आधा भाग जो है वहां पे अति योग के लक्षण बताए हैं। वो विस्तार से बताते हैं कि कैसे होगा ये, पूरी पहले पूरी मल, फिर पित्त, फिर कफ और अपान वायु निकलता है, ठीक है। उसके बाद भी कफ पित्त मल द्वार से, कफ पित्त तो निकल गए पहले, अभी कफ पित्त नहीं निकल रहे हैं। अपान के बाद में सफेद, काला, लाला, लाल वर्ण का, या जैसे जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं उनको पता है, वो पकाने के पहले मांस के टुकड़े जो है वो धोए जाते हैं, तो वो जो पानी निकलता है धोने के बाद में वो थोड़ा सा धुंधला होता है, ठीक है, ऑयली जैसा होता है थोड़ा सा, वैसा वर्ण उस द्रव का रहता है जो एनल्स में से निकलता है, जैसे वर्ण जल का हो मांस धोने के बाद, उस तरीके से जल निकलने लगता है। कभी कभी तो मेद के टुकड़े भी निकलते हैं, ऐसा ग्रंथों में अति वर्णन है। गुदभ्रंश में, यानी गुदभ्रंश में क्या होता है, एनल प्रोलैप्स, वो जो अपनी एनल स्फिंक्टर की वलियां रहती है, एनस की रचना शरीर में आपने देखा होगा, तो वो पहली वली या दूसरी वली बाहर निकलती है, उसको गुदभ्रंश या एनल प्रोलैप्स कहते हैं, वो हो सकता है। वो बार बार प्यास लगती है, चक्कर आते हैं, ठीक है। आंखें जो है वो सीवियर डिहाइड्रेशन होने की वजह से अक्षिकूट में चली जाती है, मराठी में हम उसको कहते हैं डोळे खोल गेले, डोळे खोल जाता है। उसके बाद में यह जो लक्षण है वो विरेचन का अतियोग्य है, यह समझने चाहिए। अभी यहाँ पे इसी अध्याय में वमन के अतियोग के लक्षण भी 26वें श्लोक में हमने देखे हैं। सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में आमविष के लक्षण बताए हैं, तो वहां पे वमन तथा विरेचन के अतियोगों का लक्षण का मिलाना चाहिए, ऐसे वहां पे बताया। यानी आमविष भी शरीर में जब रहते हैं तो
विसूचिका चालू हो जाती है। विसूचिका यानी क्या है? सूची भीरीव गात्राणी, शरीर में सुइया चुभने जैसी वेदना होती है और ज्यादा प्रमाण में उसमें परगेशन या ज्यादा मोशंस, लूज मोशंस होते हैं। तो वहां पे भी उन्होंने बताया है कि वमन और विरेचन के जो अतियोग के लक्षण है वो जानने चाहिए वहां पे विसूचिका व्याधि में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अतियोग के लक्षण जानने चाहिए। आगे बताया है सम्यक विरिक्तम एनम च वमनोक्तेन योजयेत धूमवर्जेन विधिना ततो वमितवानिव क्रमेण अन्नानि भुंजानो भजेत प्रकृति भोजन। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि इस प्रकार से सम्यक योग रुग्ण को हुआ है, व्यक्ति को हुआ है, तो धूमपान विधि को छोड़ के वमन में जो भी पश्चात कर्म बताए, संसर्जन क्रम, वो यहाँ पे उसी को करना चाहिए। यानी विरेचन के लिए अलग से पश्चात कर्म नहीं बताए और इसी ग्रंथ संक्षेप हो सकता है। यह भी एक यहाँ पे उदाहरण है कि वही वमन का जो विधि है उसको फॉलो करो। ओनली यू हैव टू ओमिट द धूमपान विधि। तो विरेचन जो है वो पित्त के लिए प्रधानता दी जाती है, तो इसके लिए उसको धूमपान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें आभ्यंतर स्नेहपान है। ठीक है, तो इस दृष्टि से उसकी मंदाग्नि रहेगी, इसलिए उसको पेयादि संसर्जन क्रम जो है वो सिमिलर रहेगा, बिल्कुल वमन में जैसे निर्देश किया है वैसे। ठीक है, आगे बताया है मंदवंधिम असंशुद्धम अक्षामम दोष दुर्बलम। ये जो चीजें बताई है तो उससे पहले कुछ चीजें जो है वो समझनी पाई चाहिए। एक श्लोक बीच में छोटा सा रह गया है हमारा, वो देखेंगे। तो अमितम वाणी व क्रमेण अन्नानि भुंजानो भजेत प्रकृति भोजनम। अब प्रकृति के अनुसार उसको भोजन करना चाहिए, जैसे शाली चावल की पेया विलेपी, वो भोजन काल प्रस्तुत होने के बाद। और फिर अगर अत्यंत शुद्धि हुई है, ठीक है, तो अति उसमें क्या है, प्रवर अवर मध्य शुद्धि। प्रवर शुद्धि हुई है तो 3 अन्न काल देंगे, मध्य शुद्धि है तो 2 अन्न काल देंगे, और अवर या कनिष्ठ हीन शुद्धि है तो एक ही अन्न काल देंगे। और वो क्या देंगे, पेया विलेपी अकृतयोष कृतयोष और फिर मांसरस, इस क्रम से। ठीक है ना, तो ये हो गया वमन में विस्तार से बता ही दिया है, तो वही यहाँ पे हमने फॉलो करना है विरेचन का संसर्जन क्रम या पश्चात कर्म की दृष्टि से। अभी आगे बताए मंदवन्हिम असंशुद्धम अक्षामम दोष दुर्बलम अदृष्ट जीर्ण लिंगम च लंघे पीत भेषजम। अभी विरेचन कराने के बाद अगर अग्नि मंद हो जाती है तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि संशोधन उसका अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, और दुर्बल रोगी, उसको दुर्बलता महसूस होती है, दोषों की वृद्धि से उसको दुर्बलता आती है, और उसको अपचन के या अजीर्ण के भी लक्षण जो है अदृष्ट जीर्ण लिंगम च। ठीक है, वो जीर्ण लिंग नहीं दिखते, तो जीर्ण लिंग से वो नहीं दिखते, अदृष्ट शब्द से लक्षण दिखलाई नहीं देते। तो इस स्थितियों में उनको क्या करना है, लंघेत पीत भेषजम। तो उस व्यक्ति को पहले लंघन कराना चाहिए और फिर उसको विरेचन जो है वो ठीक से उसके परिणाम आएंगे। हाँ? तो लंघन उसको अगर कराएंगे तो भी वो अग्नि जो है, वो जो भी अग्नि है, मंद अग्नि शरीर का, वो दोषों का पाचन करने में समर्थ होगा और आगे उसके व्यापद या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अभी इस लंघन जो है उसका जो फल बताया है, इस लास्ट एक लाइन रह गई हमारी, यहाँ पे मिस हो गई, वो है स्नेह स्वेद औषधो सॉरी स्नेह स्वेद औषधोत्क्लेश संगै ही इति च बाध्यते। तो न बाध्यते ऐसा होना चाहिए वहां पे, इति न बाध्यते। यहाँ अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है इस वर्जन में, फिर भी हमें आसानी हो सके पीपीटी की जगह, इसलिए हम ये वर्जन यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो लंघन से क्या फायदा होता है, जैसे मैंने अभी विशद किया, लंघन या उपवास करने से, स्नेहन स्वेदन विधियों का सेवन करने से, जी मचलाने पर, यानी उसको अगर उल्लास है, मलमूत्र मला के वेगों की रुकावट है, तो उस व्यक्ति को यह लंघन जो है वो उससे लाभ होता है। तो मतलब लंघन अगर उसको कराए तो
उसको उल्लास कम हो जाता है, मलमूत्र की जो रुकावट होती है वो कम हो जाती है, इस प्रकार से। और फिर एक बार दोहराया है यहाँ पे ग्रंथकारों ने, क्या दोहराया है कि संशोधनम अस्र विस्राव स्नेह योजन लंघनैः याति अग्निमंदताम तस्मात् क्रमम प्रियादिम आचरेत। इसका मतलब है वमन हो, विरेचन हो, अस्र विस्रावन यानी रक्त मोक्षण। अस्र यह शब्द रक्त के लिए यहाँ पे आया है, तो रक्त विस्रावन या रक्त स्रावन मीन्स रक्त मोक्षण, और बाद में बताया है स्नेह यानी स्नेहपान और लंघन। ये कराने के बाद अगर उसकी जाठराग्नि मंद पड़ जाती है, कहने का तात्पर्य क्या है कि वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, स्नेहपान तथा लंघन और लंघन यानी उपवास, इन कारणों की वजह से उसकी जाठराग्नि अगर मंद पड़ जाती है तो उस व्यक्ति को पेय आदि का आचरण कराना आवश्यक है। यानी संसर्जन क्रम जो है वह यहाँ पे प्रयुक्त होना ही चाहिए, उसको कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। अगर संसर्जन क्रम करने के लिए रुग्ण तैयार नहीं है, व्यक्ति तैयार नहीं है, तो उसको पंचकर्म की शोधन प्रक्रियाएं नहीं करनी है। ठीक है, तो आगे जाके जब वो नॉर्मल डाइट पे आएगा 5वें 7वें या 8वें दिन, तभी वो पूरा वमन प्रोसेस या विरेचन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये ध्यान में रखिए, पूर्व कर्म से लेके पश्चात कर्म पूरे तरीके से अच्छे तरीके से वह निभाएगा, तभी शास्त्र में वर्णित जो रिजल्ट्स है वही उसको मिलेंगे। नहीं तो वैद्य ने भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और रुग्ण ने भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे जाएंगे। अपक्वम वमनम दोषा पच्यमानम विरेचनम निर्हरेतु अमनस्याताः पाकम न प्रतिपादय। अभी वमन विरेचन में दोष पाक की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे मार्गदर्शन है। वमन कारक औषधि द्रव्य सेवन करने के पश्चात बिना पचे ही दोषों को वो निकालता है। आमाशय में से ही वह बाहर निकालेगा, वहां पे पचने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए मैंने आपको कल, अगर आपको स्मरण रहेगा, तो मैंने बताया कि जो वमन द्रव्य के लिए पीना है वो तुरंत पीना है, बीच बीच में गैप नहीं देना है। अगर आपने गैप दे दिया और रुका बीच में 10-15 मिनट, तो वो पच जाती है औषधि और वो इंटेस्टाइन्स में आगे चली जाती है और उससे विरेचन कर्म हो सकता है, जो हमें नहीं चाहिए। वमन में वमन ही होना चाहिए। तो वमन में बिना पचे ही औषध दोषों को बाहर निकालता है। वो दोषों को बाहर ही क्यों निकालेगा? क्योंकि वमन में जो भी वमन वामक औषधि द्रव्य है, जैसे मदन फल, तो उसमें आकाश और वायु ये महाभूत प्रधान है। और आकाश, वायु, यह महाभूत और तेज, यह महाभूत प्रधान होने की वजह से वो बाहर ऊपर आने की उसकी प्रवृत्ति रहती है। इसीलिए पूर्व कर्म सिमिलर है, लेकिन वमन, वो द्रव्य अगर उसको वमन कर्म कराना है तो उसको विशिष्ट औषधियां देनी पड़ती है। विरेचन कराना है तो विशिष्ट औषधियां, और विरेचन वो जो है विरेचन कारक औषधि पचते हैं, क्योंकि वो इंटेस्टाइन को पास करके आगे जाएंगे और फिर दोषों को बाहर निकालते हैं। इसलिए वमन कारक औषधि द्रव्य की अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, वो पचने नहीं चाहिए, यह उनको यहाँ पे कहना है। ठीक है, तो यह हो गई बात उसकी। और आप कहोगे फिर विरेचन द्रव्य नीचे से अधोभाग से ही, एनल रूट से ही क्यों दोषों को निकालता है? क्योंकि विरेचन द्रव्य जैसे त्रिवृत है, यह प्रायः पृथ्वी और आप प्रधान रहते हैं, और ये दो महाभूत गुरु है। इसके लिए उनकी गति जो है वो नीचे से दोषों को बाहर निकालने में उपयुक्त रहती है। ठीक है, आगे जाएंगे। दुर्बलो बहुदोषश्च दोष पाकेन यह स्वयं विरिच्यते भेदनीय भोज्य तस्मात् स्तम उपपादयेत्। वमन विरेचन की चिकित्सा के बारे में बताया है। अगर उदर संबंधी दोष अधिक हो, रोगी दुर्बल हो, ऐसे स्थिति में दोष का पाक हो जाने पर औषध द्रव्यों के प्रयोग किए बिना ही व्यक्ति को स्वयं विरेचन हो रहे हो, तो उस व्यक्ति को मल भेदक आहारों का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है
कि औषध दिए बिना किसी को वमन होता है या विरेचन होता है, तो दोष अपने आप शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इस स्थिति में हमने क्या करना चाहिए, तो उसको वमन अच्छा हो, यहाँ पे विरेचन के बारे में बताया है, विरेचन अच्छे से हो, ऐसे औषध या ऐसा औषध युक्त आहार उसको देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो उसमें रुकावट ना पैदा हो, अपने आप दोष बाहर से निकल जाए। ठीक है, आगे बताया है, दुर्बलाः शोधिता पूर्वम अल्पदोषाः कृशो नराः अपरिज्ञात कोष्ठस्य पिबेन मृदुम अल्प औषधम। तो फिर यहाँ पे बता दी और एक चीज विशेषतः जो बताई है, थोड़ा पीछे जाएंगे और श्लोक अगर आपको देखना है तो देखिए, दुर्बला शोधिता पूर्व, तो मृदु विरेचन के लिए निर्देश किया है। यहाँ पे दुर्बल रुग्ण है, वह व्यक्ति है, उसको पहले कुछ संशोधन वमन है उसको किया जा चुका है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आपको ऐसे लगता है कि उसके थोड़े दोष शेष है, तो उस व्यक्ति को, वो बहुत ही दुर्बल होने की वजह से उसको सौम्य विरेचन देना चाहिए। ठीक है, और कहाँ पे देना चाहिए सौम्य विरेचन, अपरिज्ञात कोष्ठ, यानी उसका क्रूर कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, ठीक है, मृदु कोष्ठ है, पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को वमन या विरेचन जो भी देना है, अभी हमें कोष्ठ का ज्ञान नहीं है, तो वह मृदु देना चाहिए, यानी अल्प जिसका प्रभाव है, यानी जो 10 बाउट्स है उसके जगह 4 ही उसको अगर वेग आए तो भी ठीक है, ऐसे औषधि द्रव्य देना है। समझो, वमन के लिए मदन फल ना देते हुए ज्येष्ठमध जैसा सौम्य औषध वमन के लिए यूज करना चाहिए। विरेचन के लिए त्रिवृत जैसा स्ट्रॉन्ग विरेचक द्रव्य की जगह आरगवत जैसा सौम्य विरेचन द्रव्य यूज करना चाहिए, यह हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे जाएंगे। अभी यहाँ पे दुर्बल रोगों पे विचार किया गया है। दुर्बलस्य मृदु द्रव्य ही अल्पान संशमयतुता, दुर्बल दोष अगर है तो उस स्थिति में हमें मृदु विरेचक ही देना चाहिए और फिर बाद में उसको शमन चिकित्सा दे, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति को हम ज्यादा अगर उसको हम विरेचन देंगे तो उसके बल की और हानि हो सकती है। खास के हमने राजयक्ष्मा का भी उदाहरण इसी सिलसिले में वह यहाँ प्रयुक्त करें कि उसको राजयक्ष्मा नहीं है, फिर भी दुर्बल है वो बहुत, तो उसको ज्यादा अगर हम विरेचन औषध देंगे तो उसका बल और ही कम हो जाएगा। आगे जाएंगे, मंदाग्निम क्रूर कोष्ठम च क्षार लवनैः घृतैः संदुक्षिताग्निम विजित कफवातम च शोधयेत्। तो अगर उस व्यक्ति मंदाग्नि और कुष्ठ पुरोर वाला व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को सक्षार, और क्षार कौन सा यूज करना है, तो यवक क्षार प्रायः यूज करना चाहिए। लवनैः घृतैः, यानी यवक क्षार, लवन जैसे सैंधव लवन है, और घी, इनको इकट्ठा देकर उस व्यक्ति को जाठराग्नि उसका पहले प्रदीप्त करना चाहिए। खासकर की स्थिति बताई है, मंद अग्नि है उसका, क्रूर कोष्ठ है, और फिर उसको कफवात जो है वो थोड़ा बैलेंस होने के बाद, शमन होने के बाद, उस पर विजय प्राप्त करने के बाद, विजित कफवातम, विजित यह शब्द है वो विजय प्राप्त करने के लिए है, फिर उसका शोधन करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उसको आभ्यंतर स्नेहन आप काऊ घी या गाय का घी देंगे, उसमें थोड़ा सा यवक्षार और लवण मिलाना चाहिए, तो उससे मंदाग्नि और उसके कफवात क्रूर कोष्ठ जो है वो थोड़ा सा बैलेंस होगा, और हमें जो भी संशोधन करना है, वमन हो या विरेचन हो, उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अभी विरेचन में विभिन्न स्थितियां इस श्लोक में 53 से 55 तक बताई है, वो हमें देखेंगे संक्षेप में। तो जिनका कोष्ठ रूखा है या रुक्ष है, वातदोष अवरुद्ध है, क्रूर कोष्ठ है, निरंतर व्यायाम किया करते हैं जो व्यक्ति, जाठराग्नि प्रदीप्त है, ऐसे व्यक्तियों को विरेचन कारक औषधि बिना अपने कार्य किए ही पच जाती है, यानी उनको बिल्कुल भी एक भी लूज मोशन नहीं होती। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, ऐसे पुरुषों को विरेचक औषध देने से पहले अनुवासन बस्ती का प्रयोग करें। अनुवासन बस्ती क्या है, हमने देखा, वह देखने वाले, सॉरी, हम
नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे आएंगे 20वां अध्याय, उसमें ज्यादा सविस्तर इसका वर्णन है। उसको स्नेह बस्ती यानी ऑयल, तिल तेल का उसको बस्ती विधि यानी एनिमा पद्धति से उसको औषध देना है, और फिर उसको कुछ स्नेहन हो जाएगा, और फिर तीक्ष्ण विरेचक वाली जो फलवर्ती है उसको गुदा में प्रवेश करे। फलवर्ती क्या है? एक प्रकार की ये सपोजिटरी है। वो वर्ती यानी बात की, अपन भगवान को जो दिया जलाते हैं उसमें जो बाती रहती है उसको वर्ती कहते हैं संस्कृत में। उस तरीके से कुछ औषधियों का लेपन किए हुए फलवर्ती के योग आए हैं आयुर्वेद में। और बाजार में भी मेडिकल शॉप पे ग्लिसरीन सपोजिटरी मिलती है, तो एनल रीजन में अगर जाए तो उससे वातानुलोमन होता है और रुग्ण को मल के वेग या विरेचन जो है वो आसानी से हो सकता है। यह स्थिति यहाँ पे बताई है। सो ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच भी वाग्भट में बहुत जगह पे बताए, उसमें से ये एक है। आगे बताया है शोधन किसे नहीं कराना है, अयोग्य जो है, तो ये वमन के लिए भी है और विरेचन के लिए भी है। खास करके वमन का जो है पोर्शन हमने पहले देख चुका है, तो मोस्ट रेलेवेंट ये जो एक्सप्लेनेशन है या चीजें हैं वो विरेचन के लिए ज्यादा है। वो कौन से देखिए, रोग विष विकार, अभिघात, पीड़का, कोष्ठ, शोथ, विसर्प, कामला, पांडुरोग, प्रमेह रोग है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा स्नेहन कराए और फिर विरेचन का प्रयोग कराए। विरेचन देने से पहले उनको स्नेहन इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनको हमें बाद में रुक्ष विरेचन देना है। क्योंकि विष, अभिघात, पीटिका, कुष्ठ, शोभ, विसर्पिना ये जो है उसमें स्निग्ध विरेचन नहीं दे सकते, तो उनको रुक्ष विरेचन देना होता है, और रुक्ष विरेचन देने से पहले उनको स्नेहन कराना थोड़ा सा आवश्यक है। ठीक है, तो वो अनुवासन बस्ती जैसे पहले बताया उस तरीके से दे सकते हैं, या पेट में उसको पीने के लिए एक्चुअली काऊ घी दे सकते हैं, इस तरीके से। आगे शोधन के भेद बताए हैं उन्होंने। सर्वान स्नेह विरेकश्च रुक्षस्तु स्नेह भाविता, ये जो है वो शोधन के भेद है। तो रुक्ष विरेचन है, स्निग्ध विरेचन है, ऐसे विरेचन के भेद है। कर्मणाम वमनादीनाम पुनः अपि अंतरे अंतरे स्नेह स्वेदौ प्रयुंजित स्नेहम स्नेहम अंते बलाय च। अभी आगे जो बताया है वो खास करके स्निग्ध विरेचन, रुक्ष विरेचन हमने देखा था, तो उस बारे में बताते हैं। कर्मणाम वमनादि नाम, यह जो श्लोक है, तो वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे किया जाएगा कि वमन और विरेचन जब कराए जा रहे हो तो उस काल में बीच बीच में बार बार स्नेहन एवं स्वेदन प्रयोग कराते रहना चाहिए। ऐसा हमने जानकर चलना है कि प्रारंभ में तो स्नेह स्वेदन करा गया, वे सफिशिएंट है या पर्याप्त है, लेकिन प्रत्येक प्रकार की जब चिकित्सा विधि करेंगे हम, तो उसके अंत में रोगी का बल बढ़ना चाहिए, और वो बढ़ाने के दृष्टि से हम उसको स्नेहन करवाएंगे बीच बीच में। ठीक है, ऐसा उसका तात्पर्य है। आगे ये जो बताया है, मले मलो ही देहात उत्क्लेश्य रियते वाससो यथा स्नेह स्वेदे तथोत्कृष्टाः शोध्यते शोधनैर्मलाः। मलों का उत्क्लेशन यहाँ पे बताया है, वो किस तरीके से होगा, वहां पे बहुत अच्छा उपमान प्रमाण दिया है। जिस प्रकार कपड़े पर जमी हुई मैल को हम स्नेहन, स्नेहन यानी तेल थोड़ी लगाएंगे, स्नेह तथा क्षार पदार्थ युक्त साबुन हम लगाते हैं व्यवहार में, तथा स्वेदन यानी गर्म पानी में उस मैले कपड़े को हम भिगाएंगे, तो उसी से दोष उभड़ कर बाहर निकलेंगे या वो कपड़े में से मल निकलेगा। उसी प्रकार से शरीर सिद्ध मलों को स्नेहन स्वेदन विधियों से पहले उत्क्लेशन कराना चाहिए, यानी कि उनको उभाड़ना है, बाहर लाने के लिए प्रवृत्त करना है, और फिर वमन विरेचन शोधन करना है। ठीक है, आगे यह बताया उन्होंने स्नेहन स्वेदन की आवश्यकता क्यों, वह यहाँ पे 58 नंबर वर्ष में बताई। आगे 59वें श्लोक में बताया है, स्नेह स्वेदावनभ्यस्य कुर्या संशोधनम तु यः दारु शुष्कम इव अनामे शरीरम तस्य दीर्यते। स्नेहन स्वेदन किस प्रकार से लाभ देता है, देखिए उनकी उपयुक्तता यहाँ पे फिर एक उपमान प्रमाण दे के बताइए है। आप पदार्थ विज्ञान में जरूर ये उदाहरण दीजिए।
कि स्नेहन स्वेदन का अभ्यास करने से, अभ्यास क्या है, सतत शीलनम क्रिया, निरंतर प्रक्रिया है, 1-2 दिन करने से नहीं होगा। तो स्नेहन स्वेदन का अभ्यास यानी निरंतर सेवन किए बिना जो शरीर में संशोधन प्रयुक्त किया जाता है वह शरीर फट जाता है, यानी उसका बहुत नुकसान हो जाता है। उदाहरण दिया है कि स्नेहन स्वेदन किए बिना अगर किसी लकड़ी को, हम सूखी लकड़ी को झुकाने का प्रयास करें तो टूट जाती है, ठीक है। तो वी कैनॉट बेंड अ लॉग और अ स्टिक, ड्राई स्टिक, but if we do properly snehan and swedan, oleation and sweating, then slowly we can bend even to the dry wood. And that's why before snehan, any panchakarma, snehan and swedan prakriya, purva karma are must. Without it you cannot do any panchakarma. Okay, so इसलिए हमें वमन विरेचन के पूर्व बिल्कुल स्नेहन स्वेदन करना अनिवार्य है। आगे संशोधन के जो है वो फल बताए हैं। तो ये संशोधन वमन विरेचन के जनरल उसके बेनिफिट्स, मेरिट्स क्या मिलेंगे, तो बुद्धि प्रसादम, सबसे पहले क्या होता है, तो बुद्धि निर्मल हो जाती है, इंद्रियों को बल प्राप्त रहता है, रस रक्त आदि सप्त धातु जो है उनमें स्थिरता आती है जो आयु बढ़ाती है, जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है, ज्वलनस्य दीप्तिम, ज्वलन यह शब्द जाठराग्नि के लिए सिनोनिम है यहाँ पे, और चिरकाल तक वह वृद्धावस्था को समीप नहीं आने देता, चिराच्च पाकम वयसः करोति, यानी आयुष्कर है, आयु को बढ़ाने वाला है, और वो भी जरा रहित आयुष्य को बढ़ाने वाला है, और सम्यक उपास्यमानम, और हर एक जो आकांक्षा करता है वैद्य के पास आने वाला, वैद्य खुद भी और स्वस्थ व्यक्ति भी, उसी को यही चाहिए कि उसकी बुद्धि अच्छी काम करे, इंद्रियां उसकी सुदृढ़ हो, ठीक है, वो दीर्घ काल तक जरा रहित आयुष्य जो है उसका रहे, लॉन्ग लाइफ रहेगी। इस दृष्टि से ये पंचकर्म जो है वह बहुत ही उपयुक्त है। और जैसे मैं बीच बीच में हमेशा कहता हूं कि चरक सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में एक वचन आया है जो पुनर्वसु अत्रेय ने खुद संशोधन विधियों की प्रशंसा करते हुए बताया है, वो भी यहाँ पे उद्धृत करना जरूरी है। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचनैहि, क्या बताया वहां पे, ये श्लोक ऐसे है, चरक सूत्र स्थान 16वें अध्याय का, दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचनैहि, ये तो संशोधन ही सिद्धाः न तेषां पुनरुद्भवाः। सो सूत्र स्थान 16वें अध्याय में पुनर्वसु अत्रेय प्रशंसा करते हैं शोधन विधि की, वमन विरेचन विधि की। वह बताते हैं कि लंघन, पाचन, इन शमन चिकित्साओं से दोषाः कदाचित कुप्यन्ति, दोष फिर एक बार कुपित हो सकते हैं और व्याधियों की उत्पत्ति होती है, लेकिन ऐसे दोष जिनको जीता गया है संशोधन विधि से, न तेषां पुनरुद्भवाः, वो पुनः बिल्कुल उत्पन्न नहीं रहते। यहाँ पे इस अध्याय को जो है वो समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बस्ती विधि अध्याय, उसको हम देखेंगे, 19वां चैप्टर। थैंक यू फॉर पेशेंसली लिसनिंग एंड योर क्वेश्चंस आर वेलकम।